टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न फ्रॉम होम। दिस इज निरंजन तिवारी। सो फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे थे MHI 03 प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, जिसका पार्ट 1 आपका हो गया था जून 2020। इसका पेपर हम डिस्कस कर रहे थे। फर्स्ट पार्ट आपका हो गया था जिसमें 3 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। अब हम सेकेंड पार्ट में 3 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे और हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम करीब करीब पिछले 3 साल मतलब 2020 का, देन 19 और 18 ये हम डिस्कस कर लें। और उससे क्या होगा कि आपके जितने भी मेन टॉपिक्स हैं, जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं बार बार, वो आपका कवर हो जाएगा। तो इसमें मैं बस पॉइंट्स लिख रहा हूँ कि आप क्या क्या लिख सकते हैं, पर जो एलोबरेट कर रहा हूँ मैं वो डिटेल में एलोबरेट कर रहा हूँ। तो आप अगर इन पॉइंट को पढ़ के और जो मैं बता रहा हूँ उसको अगर आप सुन भी लेंगे और समझ लेंगे तो आप आसानी से 6 पेज का 7 पेज का एक आंसर फ्रेम कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आप बने रहिए और प्लीज़ अगर आप लोगों को अच्छा लगता हो तो कमेंट किया कीजिए, लाइक किया कीजिए, तो इससे थोड़ा सा हमें हौसला मिलता है कि हमें और भी काम करना है। देखिए, फर्स्ट पार्ट जो था वो चूँकि वो हम टाइम लेके बना रहे थे तो उसको टाइप करना वगैरह वगैरह उसमें टाइम लग रहा था। अब चूँकि आपके डेट्स आ गए हैं कि एग्ज़ाम के, तो मैंने मेरे जो पुराने नोट्स थे मैंने उनसे ही बनाने की कोशिश की है। तो कुछ वर्ड्स हो सकता है थोड़ा सा आपको समझने में आसानी ना हो, क्योंकि ये मेरा खुद का नोट्स है और नोट्स तो हमेशा अपनी राइटिंग में होता है। तो आप प्लीज़ सुनेंगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन था कि भारतीय इतिहास के राष्ट्रवादी दृष्टिकोण पर एक टिप्पणी दीजिए। ठीक है, अब भारतीय इतिहास के राष्ट्रवादी दृष्टिकोण की बात करेंगे हम। तो इसमें सबसे पहले तो आपको प्रस्तावना लिखना है। अब प्रस्तावना में आप क्या लिख सकते हैं? प्रस्तावना में आप ये लिख सकते हैं, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, आप अगर चाहेंगे तो एज इट इज़ भी लिख सकते हैं कि जो राष्ट्रवादी इतिहासकार थे उनके द्वारा कड़ी मेहनत और श्रम से विद्वतापूर्ण ढंग से भारत का इतिहास लिखा गया। मतलब कि उन्होंने बड़ी मेहनत और श्रम से या कठिन परिस्थितियों में जाके भारत का इतिहास लिखा। उनके द्वारा इसके लिए श्रमपूर्ण अनुसंधान किए गए और अपनी दृष्टि में सत्य की खोज की गई थी। ठीक है, उसके बाद आप लिख सकते हैं कि सावधानी पूर्वक और सूक्ष्मता से उन्होंने अपने सभी वक्तव्यों के प्रमाण प्रस्तुत किए। इसी कारण उनका लेखन ऊपर से बहुत ठोस हो जाता है। उसके अनुसंधान के कारण अतीत के विषय में हमारी समझ और व्याख्या को और बढ़ाया गया। तो आप चाहो तो इतना लिख सकते हो। और आप ये भी लिख सकते हो कि सबसे बड़ी बात ये थी कि राष्ट्रवादी इतिहास लेखन ने आत्मविश्वास, आत्म अभिव्यक्ति और कुछ हद तक राष्ट्रीय और चेतना का विकास करने में मदद की। तो आप ये सारी चीज़ें इसमें लिख सकते हो कि जिन्होंने कि उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष करने में भारतीय जनता का मदद किया या उनका हौसला बढ़ाया। तो ये सारी चीज़ें आप सिर्फ प्रस्तावना में लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो अब आप चाहो तो प्रस्तावना में बहुत सिंपल सा, अगर आप छोटा लिखना चाहते हो तो आप ये भी लिख सकते हो कि कई भारतीय इतिहासकार और यूरोपियों ने 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत के राष्ट्रवाद को प्रभावित करने वाले जो उपनिवेशवादी इतिहास लेखन थे उनको चुनौती के रूप में स्वीकार किया गया। मतलब भारतीय इतिहासकारों ने उसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया और उनका परीक्षण करना शुरू किया कि जो उपनिवेशवादी इतिहासकारों ने लिखा भारतीय राष्ट्रवाद के बारे में, क्या वो सही था या नहीं सही था। जब उन्होंने उसका परीक्षण करना शुरू किया तो उसके लिए उन्होंने बहुत विस्तृत और सूक्ष्म अनुसंधान किए। मतलब उस पर कड़ी मेहनत की, परिश्रम किया और उसकी सत्यता को जांचा कि जो वो कह रहे थे क्या वो सही है या नहीं। और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि तथ्यों और विवरणों की सार्थकता बढ़ी और भारतीय इतिहास लेखन के मौलिक और प्रारंभिक स्रोत के उपभोग का चलन बढ़ गया। कि जो हमारे पुराने इतिहास लेखन थे या जो हमारी पुरानी हिस्ट्री थी, इतिहास था, उसको लेके उसका उपभोग बढ़ गया, उसका चलन बढ़ गया कि लोग उसे समझने लगे। आप चाहो तो बिल्कुल ये शॉर्ट लिख सकते हो। ठीक है, अब उसके आगे आप क्या कर सकते हो कि भारतीय इतिहासकारों के द्वारा उस उपनिवेशवादी धारणा को सम्मान और गर्व से ग्रहण किया जिसमें कहा गया कि भारत एक आध्यात्मिक देश है और इस लिहाज में पश्चिम की दुनिया से महान है। अब भारतीय इतिहासकार, अब चूंकि देखिए यहाँ पे सिर्फ टिप्पणी की बात करी गई है, तो आपको वो दृष्टिकोण बताना है जो राष्ट्रवादी था, जो अपने देश के बारे में बात करता है कि अब हमारा इतिहास कितना महान था। तो अब चूंकि जो भारतीय इतिहासकार थे, जो उन्होंने इस बात को एज अ रिस्पेक्ट एक्सेप्ट किया कि कुछ उपनिवेशवादी कहते थे ना कि भारत के जो लोग हैं या भारत का जो इतिहास है वो आध्यात्मिक है, वो आध्यात्मिक देश है और इस लिहाज से वो पश्चिम की दुनिया से बिल्कुल
अलग है या महान है। तो जो राष्ट्रवादी इतिहासकार थे, अब देखिए उपनिवेशवादियों का कहना अलग था, वो किसी और संदर्भ में कह रहे थे। वो कह रहे थे कि भारत को, अगर भारत महान है तो उसको उसी में रहना चाहिए, भारत बाकी चीज़ों में अच्छा नहीं है। उनका मतलब वो मजाक के लहजे में कह रहे थे, लेकिन राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने उसे बहुत अच्छे ढंग से उठाया कि नहीं, उन्होंने सही कहा, क्योंकि हमारा भारत जो है वो एक आध्यात्मिक देश है और इस पे हमें गर्व होना चाहिए। उसके पीछे उन्होंने पुराण, वेद, वैदिक काल वगैरह वगैरह, फिर बौद्ध धर्म, जैन धर्म, दुनिया भर के जो भी हमारे इतिहास थे उन सबको उठाया और उसको मतलब उसको प्रूफ किया कि हाँ बिल्कुल ऐसा था। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि उन्होंने यह भी कहा कि सिर्फ अध्यात्म में ही नहीं बल्कि प्रशासन, साम्राज्य निर्माण, राजनीतिक, कराधान, सैन्य संगठन, वाणिज्य के क्षेत्र में भी भारत बहुत आगे है। तो जो राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं, अब आप उसको और आगे एलोबरेट करोगे कि ना सिर्फ मतलब जो राष्ट्रवादी इतिहासकार थे उनका मानना सिर्फ ये नहीं था कि भारत सिर्फ आध्यात्म में ही महान है, उनका ये भी मानना था कि प्रशासन में। अब प्रशासन में कैसे, आप मुगल प्रशासन देख लो, आप मौर्य प्रशासन देख लो, जो अर्थशास्त्र इतना बड़ा वो लिखा गया है, आप गुप्त प्रशासन देख लो, आप चोल प्रशासन देख लो, आप ये देखोगे कि इसमें भी भारत बहुत महान है। आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हो। उसके बाद साम्राज्य निर्माण, जब साम्राज्य निर्माण की बात आती है तो मुगल और बौद्ध मौर्य, ये साम्राज्य निर्माण में अपने आप में भी बहुत आगे थे। इसी तरह से विजयनगर साम्राज्य की बात कर सकते हैं। तो आप ये वो पॉइंट्स रख के आप उसको एलोबरेट करोगे कि कैसे राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने उस चीज़ को बताया कि नहीं, साम्राज्य निर्माण में भी भारत बहुत महान था। उसके अलावा राजनीतिक, कराधान, सैन्य संगठन, ये सारी चीज़ें, सैन्य संगठन, आप सैन्य संगठन के बारे में बात कर लो, गुरिल्ला वार मराठाओं ने शुरू किया था सबसे पहले, जो बाद में चीज़ें आई। उसके अलावा टीपू सुल्तान ने टीपू सुल्तान की, चलो हम थोड़ी बाद में बात करेंगे, महाराजा रणजीत सिंह, इन्होंने यूरोप के उस पर भारत का वो किया था, मतलब सैनिक संगठन बनाया था। फिर टीपू सुल्तान की बात करें चाहे बाकियों की बात करें, तो इस तरह से जो सैनिक संगठन था, सैन्य संगठन था, वो भी अपने आप में बहुत महान था। वाणिज्य के क्षेत्र में भी भारत बहुत आगे था, क्योंकि अंग्रेजों के आने से पहले भारत आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर था। जब आप मेसोपोटामिया के समय से आप देख लो या वैदिक काल देखो, उसके बाद के बाद देखो, तो भारत से व्यापार किया जाता था विदेशों में। इवन आप उन सबको छोड़ो, वास्को डी गामा जब भारत आया था तो वो भारत से जब व्यापार करके ब्रिटेन में गया था तो उसे बहुत मुनाफा हुआ था। तो वाणिज्य के क्षेत्र में भी भारत कहीं आगे था। यूरोप तो बहुत बाद में हुआ, जब वहाँ पे औद्योगिक क्रांति हुई तब जाके यूरोप महान हुआ या उसमें वाणिज्यिक रूप से आत्मनिर्भरता आई। पर भारत उसके बहुत पहले से था, सोने की चिड़िया है, भारत को ऐसे ही नहीं कहा जाता था। तो आप इसको एलोबरेट कर सकते हैं, आप 1-1.5 पेज में तो यही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आप बताएंगे कि कौटिल्य की तुलना मैकियावेली और बिस्मार्क से की गई, कि सिर्फ जो यूरोप में मैकियावेली, बिस्मार्क, इस तरह के जो लोग आए जो बहुत पढ़े लिखे और अपने आप को मतलब क्या कह सकते हैं उनको, प्रशासनिक चिंतक, ठीक है, मतलब कि जो स्कॉलर्स थे, सिर्फ वही नहीं थे, भारत में भी ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनमें से चाणक्य या कौटिल्य एक थे। तो कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र थी, अर्थशास्त्र की जो किताब है, वो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी कि प्रिंस मैकियावेली की, आई थिंक अगर मैं सही हूँ तो मैकियावेली ने जो द प्रिंस लिखा था, तो उस वो किताब और अर्थशास्त्र दोनों एक तो नहीं है, लेकिन जितनी प्रासंगिक वो थी उतनी ही अर्थशास्त्र भी है। और अर्थशास्त्र का में वो सारी चीज़ें लिखी गई हैं जो प्रशासन के लिए ज़रूरी हैं। ठीक है। तो आप इसको भी एलोबरेट करेंगे कि क्यों। ठीक है। उसके बाद भारतीय इतिहासकारों ने बताया कि भारत के शासक न्यायप्रिय थे, वे जन कल्याण का कार्य करते थे। तो अब देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है कि भारतीय इतिहास लेखन के राष्ट्रवादी दृष्टिकोण पे टिप्पणी करनी है आपको। तो वो सारी चीज़ें बतानी है कि जो भारतीय इतिहासकारों ने भारत के बारे में बताया कि हमारे राष्ट्र में ये सारी चीज़ें थी। तो उन्होंने ये भी बताया कि हमारे जो शासक थे वो न्यायप्रिय थे, वो जस्टिस करते थे और लोगों के लिए अच्छे अच्छे काम भी करते थे। अब आप जब भी इस तरह की बात आएगी तो आप मुग़ल की बात कर सकते हैं, मतलब अकबर के शासनकाल की बात कर सकते हैं, जिन्होंने बहुत सारे टैक्सेस हटाए या लोगों की भलाई के लिए काम किया। देन मौर्य की बात आप कर सकते हैं, तो ठीक है, तो चोल की बात कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आप
बिल्कुल लिख सकते हैं कि जन कल्याण के कार्य किए। अब स्थानीय स्वशासन कायम था। बिल्कुल, जब भी आप स्थानीय स्वशासन की बात करते हैं, रूरल क्या कह सकते हो आप, डेमोक्रेसी की बात कर लो या फिर रूरल गवर्नमेंट की बात करते हो, तो सबसे पहले चोल का नाम आता है। आप क्वेश्चंस भी बनते हैं कि सबसे पुराना जो स्थानीय शासन किसके शासनकाल से शुरू होता है, तो चोल के समय में ये सारी चीज़ें थी। तो इतिहासकारों ने चंद्रगुप्त, अकबर और शिवाजी के शासनकाल में विद्यमान सभाओं, सांसदों और मंत्रिमंडल का भी हवाला दिया। उन्होंने ये भी दिखाया कि जो वो कहते हैं ना कि हम भारत, मतलब उपनिवेशिक जो भी इतिहासकार थे वो कहते थे कि भारत में ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती। बिल्कुल गलत था, भारत में भी ये सारी चीज़ें थी। भारत में वो पुरानी जो शासन व्यवस्था थी उसमें आज की शासन व्यवस्था के सारे गुण मौजूद थे। तो हम कभी भी किसी से पीछे नहीं थे। जैसे उन्होंने कहा कि जिस तरह से आज मंत्रिमंडल की बात होती है, उसी तरह से हमारे जो पुराने राजा थे या राजा महाराजा थे, उनकी जो मतलब उनका जो दरबार होता था वो भी उसी तरह से काम करता था। जैसे आप अकबर के 9 रत्न ले लो, चंद्रगुप्त के रत्न ले लो, या मौर्य के जो अमात्य के लोग होते थे, तो उनका भी दरबार मंत्रिमंडल की तरह ही कार्य करता था। आज जैसे राष्ट्रपति है या प्रधानमंत्री है या ब्रिटेन में महारानी है जो सर्वोच्च हैं, उसी तरह से वहाँ राजा होते थे, लेकिन उनका भी जो डिसीजन होता था वो आपसी सहमति से लिया जाता था, मंत्रणा करके लिया जाता था। इसी तरह से, और अगर आप बात करोगे गौतम बुद्ध की, आप बात करोगे जैन की, या जितने भी हमारे महाजनपद थे उनमें बहुत सारे ऐसे थे जो संघ थे। संघ का मतलब ही होता है कि वहाँ पे डिसीजन कोई अकेला नहीं ले सकता, वहाँ पे डिसीजन ग्रुप में लिए जाते थे। जैसे अब आप वैदिक काल में भी बात करो तो वैदिक काल में भी उर और सभा नाम की दो होती थी, जो मतलब समितियाँ होती थी ये सारी की, जहाँ पे डिसीजन लिए जाते थे, ठीक है, जो मिल के डिसीजन लेते थे। तो आप उसका भी हवाला दे सकते हो। उसके बाद मूल रूप से इस बात पर बल दिया गया कि पश्चिम में राजनीतिक रूप से जिसे सकारात्मक माना वह पहले से ही भारत में मौजूद था। तो इसमें हम मतलब ये बताने की कोशिश की गई है कि अब नेक्स्ट पेज पे आप ये एलोबरेट करोगे नेक्स्ट पॉइंट में कि पश्चिम के लोगों ने, वेस्टर्न्स मतलब यूरोपियंस ने, जिसे ये बताया कि हाँ ये राजनीति में होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि जो बहुत सकारात्मक है, जो होना ही चाहिए, जो क्वालिटीज़ वो अब बता रहे हैं वो क्वालिटी भारत में बहुत पहले से मौजूद है। तो मतलब ये समझाने के राष्ट्रवादी दृष्टिकोण ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि जिस तरह से मैंने क्या बताया कि राष्ट्रवादी जो दृष्टिकोण था वो तब आया जब यूरोपियंस या उपनिवेशवादी दृष्टिकोण आ चुका था। उसके चैलेंज के तौर पे हमने लिया। जब हम चैलेंज के तौर पे किसी चीज़ को लेते हैं तो बस हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि क्या जो उसने कहा था या उन्होंने जो कहा था क्या वो सही है या नहीं, और अगर नहीं सही है तो क्यों नहीं सही है। तो ये सारी चीज़ें उन्हीं के पॉइंट्स को बता रही हैं कि यूरोपियंस ने जो कहा था कि ये होनी चाहिए, भारत में ये नहीं है, एकता नहीं है, या भारत में प्रशासन करने लायक ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है किसी के पास, तो ये सब गलत है। हमारे पास वो सारी चीज़ें पहले से मौजूद हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें उन्होंने दिखाई और इसको भी आप बिल्कुल एक अलग ढंग से लिख सकते हैं और आपको ये सारी चीज़ें उसमें बतानी है। उसके बाद भारत में सांस्कृतिक राजनीतिक एकता तथा भारतीय राष्ट्रवाद की संकल्पना पहले से ही मौजूद थी, ठीक है। तो उन्होंने ये भी बताया कि सांस्कृतिक राजनीतिक एकता और भारतीय राष्ट्रवाद की संकल्पना पहले से मौजूद थी। अब राष्ट्रवाद की संकल्पना के बारे में आप जानना चाहते हो तो प्लीज़ आप MHI 09 का लेक्चर है हमारे प्लेलिस्ट में, आप उस पर फर्स्ट चैप्टर ही देख लो, राष्ट्रवाद क्या है और भारतीय राष्ट्रवाद, तो उस पर पूरा डिटेल से लिखा गया है। तो आपको ये भी थोड़ा सा लिखना है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है, राष्ट्रवादियों द्वारा भारतीय संस्कृति और सामाजिक ढांचे की बहुत अधिक प्रशंसा की गई। अब जब आप ये थोड़ा सा लिख रहे हैं और तो देखिए, राष्ट्रवादी द्वारा भारतीय संस्कृति और सामाजिक ढांचे की बहुत अधिक प्रशंसा की गई। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोवर्सी की बात आती है, और हमेशा ध्यान दीजिए कि जब भी टिप्पणी करने के लिए किया जाए, क्योंकि टिप्पणी जब भी आप करते हैं तो आप इसका मतलब राष्ट्रवादी इतिहास लेखन की बात कर रहे हैं। अब ऐसा थोड़ी ना कि सब कुछ सही ही रहा होगा, उनमें कुछ कमियां भी रही होंगी, इसलिए जब भी आप टिप्पणी कीजिए तो उसमें आलोचना जरूर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए आलोचना होगी, जब उन्होंने भारतीय संस्कृति तक तो ठीक था, लेकिन उन्होंने जो सामाजिक ढांचे थे उसकी जब प्रशंसा करते हैं तो वो जातिगत शोषण की बात भूल जाते हैं, ठीक है। तो आलोचना में आप बिल्कुल ये लिख सकते हैं
कि बहुत राष्ट्रवादियों द्वारा भारतीय संस्कृति और सामाजिक ढांचे की बहुत अधिक प्रशंसा की गई और इस धुन में वे जातिगत शोषण और निम्न जातियों के सामाजिक और आर्थिक दलन और पुरुष वर्चस्व को नज़रअंदाज कर बैठते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको लिखना पड़ेगा। और उन्होंने ये दिखाया कि भारत की संस्कृति बहुत महान है, क्योंकि विश्व की संस्कृति के आगे, मतलब विश्व की जितनी भी संस्कृति हैं उनमें भारत बहुत महान है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि भारत के योगदान में भी वैश्विक संस्कृति का भी बहुत बड़ा रोल है। भारत में इस्लाम भी तो आया, तो भारत के विकास में इस्लाम का जो रोल है वो भूल जाते हैं। और प्लीज़, अगर किसी को ये लगता है कि नहीं उनका कोई रोल नहीं था, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि भारत में शासन करने वालों में मैक्सिमम इस्लामिक कंट्री के लोग थे या इस्लाम धर्म के अनुयायी थे। तो भारत के जो भी भारत की संस्कृति, अगर आप बहुत कहते हैं कि बहुत महान संस्कृति है, तो उसमें आप मुगल के योगदान को या तो आपको आलोचना भी लिखनी है, तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो वो ये मतलब आप इस्लाम का जो रोल है भारत के विकास में या सांस्कृतिक विरासत में, आप उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, आपको वो भी बताना है। तो यहाँ लिखोगे कि इतिहासकार ये करते समय इस चीज़ को भूल गए। ठीक है, उसके अलावा और भी जो आलोचना है आप ये लिख सकते हैं, जैसे कि जो पेट्रियाटिक सोसाइटी है उसका भी इन्होंने गुणगान किया, उसकी जो कमियां हैं वो सारी चीज़ें ये नहीं दिखाएं। अगर उस समय ये तभी आए होते, जैसे कि बाद में राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा या इन सब की बात की, ये सामाजिक बुराइयां ही तो थी। तो पर जो भारतीय इतिहासकार थे इन्होंने उसको भी बहुत बढ़ा चढ़ा के बताने की कोशिश की। ठीक है, तो आपको ये थोड़ा सा उसकी आलोचना भी करनी है, सिर्फ और टिप्पणी में हमेशा आलोचना होता है। उसके बाद आप निष्कर्ष लिख सकते हैं। तो अगर आपको निष्कर्ष लिखना है तो आप निष्कर्ष में सिंपल सा आप लिख सकते हैं, जैसे कि मैं एक स्टेटमेंट ही पढ़ रहा हूँ, चूँकि ये मेरे नोट्स का है तो एज इट इज़ पढ़ रहा हूँ, आप इसको ही डायरेक्ट लिख सकते हैं। जैसे मूल रूप में राष्ट्रवादी इतिहासकारों के द्वारा भारतीय समाज के आंतरिक अंतर्विरोधों को अनदेखा करने का प्रयास किया। वे उच्च गति और पुरुष वर्चस्व से प्रेरित संस्कृति और सामाजिक पूर्वाग्रह से ग्रस्त थे, लेकिन उनके द्वारा यही कहा गया कि भारत पूरी दुनिया से एक अलग विशिष्ट राष्ट्र था जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। तो ये राष्ट्रवादी का हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चूंकि बहुत टाइम लग जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि सबाल्टर्न शब्द से आप क्या समझते हैं? भारत में सबाल्टर्न अध्ययन से संबंधित इतिहास लेखन के विकास की चर्चा कीजिए। ठीक है, तो अब प्रस्तावना सिंपल सा आप लिखेंगे। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि निम्नवर्गीय प्रश्न, मतलब जब आप प्रस्तावना लिखेंगे तो इसमें आप शुरुआत कीजिए, मैं फिर से वही स्टेटमेंट पढ़ा जो आप प्रस्तावना में एज इट इज लिख सकते हैं कि निम्नवर्गीय प्रसंग के प्रेरणाओं के द्वारा इसे भारतीय इतिहास लेखन के क्षेत्र में एक नई विचारधारा के रूप में स्थापित किया गया। इससे संबंधित कुछ इतिहासकारों ने इसे भारतीय इतिहास लेखन की परंपरा की एक नई शुरुआत की संज्ञा प्रदान की। भारतीय इतिहास लेखन की परंपरा से असंतुष्ट लेखकों ने सामूहिक रूप से कुछ खंडनों का प्रकाशन किया। हालांकि इसमें कुछ निम्नवर्गीय प्रसंग से सामूहिक रूप में और औपचारिक रूप से जुड़े हुए नहीं रहने के बाद भी कुछ इतिहासकारों और अन्य सामाजिक वैज्ञानिकों ने अपना योगदान दिया। देखिए, आपको बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहो तो बहुत नॉर्मल सा भी लिख सकते हो। उसके बाद आओगे कि सबाल्टर्न एक्चुअल में क्या था। तो सबाल्टर्न जो प्रसंग है उसकी अवधारणा का विकास ग्रासी के विचारों से निर्मित हुआ। ठीक है, अब बहुत सारे और भी थे कि जैसे कि जो ग्रासी थे उनके विचारों में स्टुअर्ट हॉल जो थे उनके लेखन में ग्रासी के विचारों का बहुत बड़ा योगदान देखने को मिलता है। और इसमें जो मार्क्सवादी, देखिए सबाल्टर्न क्या होता है, शब्द से आप क्या समझते हैं, इसका सिंपल सा अर्थ जब आप लिखोगे। ठीक है, जब आप सबाल्टर्न शब्द की बात करते हो तो सबाल्टर्न का शब्द से जो अर्थ निकलता है वो आता है निम्न वर्गीय। इसका मतलब होता है कि अभी तक जो भारत के इतिहास लेखन की बात होती थी ये उच्च वर्ग की बात होती थी, या फिर जो एलीट क्लासेस थे, संभ्रांत वर्ग थे, उनकी बात होती थी। लेकिन सबाल्टर्न का मतलब होता है निम्न वर्ग की। निम्न वर्ग को भी, इसमें भी प्लीज़ अगर आपको डिटेल जानना है तो आप हमारे MHI 03 का जो लेक्चर सीरीज़ है आप उसको देख सकते हैं, पर इसमें भी मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। सबाल्टर्न का मतलब होता है निम्न वर्गीय। तो आपको इतिहास लेखक थे जो सबाल्टर्न प्रसंग लिखते थे या सबाल्टर्न लेखक थे, वो भारत के जो निम्न वर्ग के लोग थे उनके तरफ से इतिहास को देखने की कोशिश करते थे।
तो उनके इतिहास को लिखने की जब कोशिश की गई तो उसको कहा गया सबाल्टर्न थ्योरी या सबाल्टर्न अध्ययन। ठीक है, कि वो लोग क्या समझते थे, तो यही हम उसकी बात करेंगे। और इसका विकास ग्रासी के विचारों से निर्मित हुआ था। अब इसमें मार्क्सवादी इतिहासकारों के विचार का भी प्रभाव पड़ा, क्योंकि मार्क्सवादी हमेशा क्लास स्ट्रगल की बात करते हैं, अपर क्लास और लोअर क्लास की बात करते हैं, और मार्क्सिस्ट जो होते हैं वो जनरली निम्न वर्ग के हितैषी माने जाते हैं। तो इन्होंने भी निम्न वर्ग की बात की है। तो जब निम्न वर्ग की बात की है तो इनके विचारों का भी प्रभाव सबाल्टर्न के उस पर देखने को मिलता है। अब यहाँ आगे हम बढ़ेंगे, उसके बाद आप लिखोगे कि सबाल्टर्न का उद्देश्य दक्षिण एशिया के अध्ययन क्षेत्रों में निम्नवर्गीय विषयों पर व्यवस्थित और सूचना से परिपूर्ण युक्त विचार विमर्श को आगे बढ़ाना और विशेष क्षेत्र में हो रहे अनुसंधान और शैक्षिक कार्यों के संभ्रांति पूर्वाग्रह को दूर करने में मदद करना था। अब देखिए यहाँ जो कह रहा है कि उनका उद्देश्य क्या था, कि अभी तक क्या कर रहे थे, दक्षिण एशिया में अध्ययन क्षेत्र में निम्न वर्गीय विषयों पर व्यवस्थित करना था। अभी तक संभ्रांत की बात होती थी, अभी तक हम उच्च वर्ग की बात करते थे, लेकिन अब हम दक्षिण एशिया में जो निम्न वर्गीय विषय हैं उनकी बात करेंगे। ठीक है, और हम ये बताने की भी कोशिश करेंगे, यहाँ है ना कि कार्यों में संभ्रांतिक पूर्वाग्रह को दूर करने में मदद करना था। हम ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि जो निम्न वर्ग में चीज़ें हुई, या ये कहा गया कि भारत के में जो लोकतांत्रिक विकास हुआ या फिर राष्ट्रवाद का विकास हुआ या इतिहास लेखन की बात हुई कि उसमें सब कुछ संभ्रांत वर्ग ने किया वगैरह वगैरह, ऐसा नहीं था। निम्न वर्ग का भी उतना ही योगदान था और वो किसी से इंस्पायर्ड नहीं थे, या ये कह लो कि सब कुछ उनके जो अपर क्लास थी, उनकी संभ्रांत वर्ग था, उनकी वजह से हुआ हो, ऐसा भी नहीं था। ठीक है, तो उसी चीज़ को दूर करना था, उनका जो उद्देश्य था वो यही था। उसके बाद क्या है कि सबाल्टर्न इतिहासकारों ने इस अवधारणा को खारिज किया कि जनता की लामबंदी या तो आर्थिक परिस्थितियों अथवा आर्थिक परिस्थितियों अथवा उससे किए गए प्रयासों का प्रतिफल होता था। अब देखिए यहाँ पे ये समझाने की कोशिश की रही है कि जो सबाल्टर्न इतिहासकार थे वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि जो आर्थिक परिस्थितियाँ थी सिर्फ उससे, या जो अपर क्लास के लोग थे उसके द्वारा ही जो निम्न वर्गीय एक्शन है, जैसे कि मान लो कि उन्होंने ये बताने की कोशिश की। इसके साथ ये भी पढ़ लीजिए, सबाल्टर्न इतिहासकारों ने कबीलों, किसानों और सर्वहारा जैसे समूहों पर भी कार्य किया। मतलब कि वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि ये जो कबीले थे, जो किसान थे, इन पे जब उन्होंने कार्य किया, उन्होंने जब उस पर खोजबीन की तो उन्होंने ये पाया कि ये सारी चीज़ें, या ये जो स्तर था, ये जो लोग थे, चूँकि ये निम्न वर्गीय लोग थे, अब इनमें भी अपनी स्वायत्तता पाई गई थी। ये ना तो किसी आर्थिक परिस्थितियों से या उसके ऊपर किए गए प्रतिफल के मतलब किए गए प्रयासों का प्रतिफल होते थे। इनका अपना खुद का भी स्वायत्तता थी, इनके खुद के अपने विचार थे, अपने थॉट्स थे, जिसके माध्यम से अपना कार्य करते थे। इस चीज़ की बात मतलब इसमें उन्होंने ये सारी बात कही थी। देखिए कुछ चीज़ें मिस हो सकती हैं मुझसे भी, तो अब ऐसा नहीं है कि मैं जो कह रहा हूँ वो बिल्कुल फ्लुएंटली बात करूँ, क्योंकि मैं अपने नोट से लिख के यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो चीज़ें थोड़ी सी मिस आउट भी हो रही हैं, तो प्लीज़ आप उसको कनेक्ट करने की कोशिश करना। ठीक है, अब उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि ये संभ्रांत राजनीति से बिल्कुल अप्रभावित थे, उनका इन पे कोई रोल नहीं था और इनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी होता था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी हम इसको जो सबाल्टर्न स्टडी थी उसके विकास में ये सारी चीज़ें भी आप लिखोगे। ठीक है, उनका मानना था कि ये क्षेत्र राजनीति से अप्रभावित थे और इनका स्वतंत्र अस्तित्व भी था। अब जैसे कि मान लो बहुत सारी चीज़ें थी। ज्ञान पांडे जी ने अपने लेख पीजेंट रिवॉल्ट एंड इंडियन नेशनलिज्म 1919 और 20 के बीच की बात है, ने तर्क दिया कि असहयोग आंदोलन से पहले अवध में उठा किसान आंदोलन अपने आप में स्वायत्त था। देखिए, अब चूंकि असहयोग आंदोलन जो हुआ वो गांधी जी के नेतृत्व और कांग्रेस के नेतृत्व में हुआ था, तो ये माना जाता है कि ये संभ्रांत वर्ग के द्वारा शुरू हुआ था, पर ऐसा नहीं है। उसके पहले जो अवध के किसान आंदोलन हुआ था वो बिल्कुल अपने आप में स्वतंत्र था। और जो स्थानीय लोग होते हैं, आपने पढ़ा होगा, 10th क्लास में भी पढ़ा होगा कि जितने भी रिवोल्ट हुए हैं, जितने भी विद्रोह हुए हैं, चाहे वो पीजेंट रिवोल्ट हों, चाहे वो ट्राइब्स रिवोल्ट हों, चाहे वो रिलीजियस रिवोल्ट हों, उसमें कहीं ना कहीं आम लोगों की भावना जुड़ी थी। चाहे वो जमींदारी के खिलाफ हो, ठीक है, चाहे वो मोपला विद्रोह हो, चाहे वो नील विद्रोह हो, चाहे वो मुंडा हो,
चाहे वो कोल हो, तो ठीक है, ये सारे विद्रोह जितने भी हुए हैं वो सारे अपने आप में स्वतंत्र होते थे, अपने आप में स्वायत्त होते थे। उनका किसी अपर क्लास या जब तक कि कांग्रेस का गठन नहीं हुआ और कांग्रेस के बाद गांधी जी नहीं आए, जो आंदोलन हुआ गांधी जी के इरा के बाद या कांग्रेस के बाद, वो सारे संभ्रांत वर्ग या एलीट क्लास के द्वारा इंस्पायर थे। लेकिन उसके पहले जितने भी आंदोलन हुए, आप मैंने जिनके जिनके भी नाम लिए, अगर आप उनको देखोगे तो वो अपने आप में स्वतंत्र होते थे और अपने आप में भी अपने आप से इंस्पायर्ड होते थे। ठीक है, तो मोपला, फिर कोल, फिर बिरसा मुंडा जिन्होंने वो मतलब जो किया, नील विद्रोह था, ये सारे आप देखोगे तो ये सब इंस्पायर्ड थे। ठीक है, उसके बाद स्टीफन एनिंगम ने क्विट इंडिया इन बिहार एंड ईस्टर्न यूनाइटेड प्रोविंसेस में लिखा कि निम्नवर्गीय एवं सम्रांत क्षेत्र स्पष्ट परिभाषित और एक दूसरे से अलग थे। तो इस चीज़ को भी आप बिल्कुल दिखाने की कोशिश करोगे कि अब उन्होंने ये भी बताने की कोशिश की थी कि 1942 में जो एक संभ्रांत वर्गीय राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, उसके साथ साथ एक निम्न वर्गीय विद्रोह भी चल रहा था, और जो छोटे छोटे लोग थे उनको तो संभ्रांत के साथ एकजुट करने का काम गांधी जी ने किया, बट उसके अलावा भी और भी सारी चीज़ें चल रही थी। ठीक है, उसके बाद आप निष्कर्ष निकालेंगे, निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष में आपको सबको पता है कि क्या लिखा जाना है, कि सब आप इसको डिफाइन करोगे कि सबाल्टर्न, तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो सबाल्टर्न अध्ययन था वो विशेषकर भारत के जो निम्न वर्गीय खेतिहर किसान मजदूर और सर्वहारा वर्ग था, उसके इतिहास के बारे में उनकी तरफ से देखा गया इतिहास था, कि जो अपने आप में एक पैरेलल या समांतर एक राष्ट्र का निर्माण करते थे, एक समांतर स्वायत्तता का निर्माण करते थे। ये सारी चीज़ें आप उसमें लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट है हमारा, मुझे पता है कि टाइम बहुत हो रहा है। ठीक है, तो सल्तनत काल में इंडो फारसी इतिहास लेखन के प्रमुख बिंदुओं का वर्णन कीजिए। ये भी बार बार पूछा जाता है। तो अब देखिए, इसमें सिर्फ कभी भी जब मध्यकालीन, क्योंकि पता है कि सल्तनत काल जो है वो मध्यकाल की बात कर रहा है, तो कभी भी जब आप मिडिएवल लिखेंगे तो उसमें टोटल आप मिडिएवल की बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो टोटल मिडिएवल में आपको फिर गुप्ताज वगैरह भी आ जाते हैं, एंशियंट में ही आते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा मिडिएवल भी आ जाते हैं और कुछ मुगल्स भी आते हैं। ठीक है, और तो मुगल्स, सॉरी, मौर्याज एंड वो गुप्ताज तो आप एंशियंट में आ जाते हैं, लास्ट एंशियंट और मिडिएवल स्टार्टिंग में, देन मुगल्स भी मिडिएवल में आते हैं। तो मुगल्स को आपको छोड़ना है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सल्तनत काल की बात की जा रही है, वो भी इंडो फारसी। ठीक है, तो आपको सिर्फ उनके बारे में बात करनी है। तो आप सबसे पहले चलिए प्रस्तावना आप लिखेंगे प्लीज़। मतलब कभी हम मुझसे या जो भी हमारे लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं जितने भी लोग हैं, हम लोगों से अगर कोई मिस्टेक हो या कभी कभी हाँ स्लिप ऑफ टंग होता है ना कि हम कुछ बोल रहे हैं, क्योंकि जब आप लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं तो सारी चीज़ें आपके माइंड में नहीं होती, आपके माइंड में जो चीज़ें आती रहती हैं हम वही आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। और हम कभी भी, मतलब हम भी स्टूडेंट ही हैं, ऐसा नहीं है कि हम बहुत बड़े प्रोफेसर हैं तो हमारे दिमाग में सारी चीज़ें मतलब बिल्कुल कंठस्थ होंगी, मतलब रटी हुई होंगी। हो जाती हैं मिस्टेक्स वो, पर हम कोशिश करते हैं कि वो चीज़ें ना हो। और मतलब मैं कभी भी चीज़ों को रट के या मैं बहुत डिटेल में जाके नहीं वो करता, हाँ ऑन द स्पॉट उस चीज़ को लेता हूँ, अपने नोट से ही बनाने की कोशिश किया हूँ। तो प्लीज़ आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो प्रस्तावना में आप बिल्कुल लिख सकते हैं कि जब आप सल्तनत काल की बात करते हैं और इंडो फारसी की बात करते हैं तो इंडो फारसी की शुरुआत मोहम्मद गोरी के विजय के स्वरूप होती है। अब वो देखिए, क्योंकि मोहम्मद गोरी का जो वो विजय था वो एक बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। उसका रीज़न ये था कि उसके बाद मुस्लिम शासक, उत्तर भारत में जो मुस्लिम शासक की स्थापना हुई वो वहीं से शुरू हुई थी। और जब मुस्लिम शासक की स्थापना हुई और उनके साथ जो इस्लामिक मतलब जो विद्वान लोग आए जिन्होंने इतिहास लेखन का कार्य किया सल्तनत काल में, तो वो फारसी थे। तो आप उस चीज़ को लिखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद यहाँ आएंगे कि मुस्लिम लेखन के प्रति, मुस्लिम जो थे वो लेखन के प्रति पहले ही जागरूक थे। सल्तनत युग में इतिहासकारों ने ऐतिहासिक ग्रंथों के लेखन में गहरी रुचि दिखाई थी। ठीक है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिखी गई थी जो अरबी और फारसी भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा उसकी बात करेंगे और उसके बाद हम आते हैं, जब नेक्स्ट आप लिखेंगे कि सल्तनत काल में इतिहासकारों को दरबार में संरक्षण प्राप्त था। आप जितने भी सल्तनत कालीन आप वो देख लीजिए, चाहे चंद्रवरदाई को देख लीजिए, चाहे आप बर्नी को देख लीजिए, चाहे आप जितने भी लोग थे, मिराज को देख लीजिए, आप जब भी देखेंगे वो सब कहीं ना कहीं अपने जो राजा होते थे, जो सुल्तान होते थे, उनके प्रशंसा में कुछ न कुछ लिखे रहते थे।
उसका उसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता था क्योंकि जो कवि होते थे, जो इतिहासकार होते थे, वो दरबार में उनको संरक्षण मिला होता था, उनको मान सम्मान मिलता था साम्राज्य में, किसकी शय पे, राजा के उसमें संरक्षण में। तो जब राजा के संरक्षण में अगर कोई अपना काम कर रहा है तो जाहिर सी बात है वो सुल्तान के बारे में अच्छी चीज़ ही लिखेगा ना। अब लोकतंत्र था नहीं कि आप कुछ भी कह दीजिए, तो आप राजा के खिलाफ अगर वो बोलते थे तो कहीं टंगे नजर आते थे। तो राजा के खिलाफ कोई नहीं बोलता था, उनकी प्रशंसा ही की जाती थी, क्योंकि प्रशंसा करेंगे तो आपको हीरे जवाहरात से तौल दिया जाता था। तो आप ये चीज़ आप देख लीजिए। उसके बाद एक एक करके आप जितने भी राइटर्स थे, जिन्होंने मतलब मुख्य मुख्य राइटर्स थे, आप उनको एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे। जैसे हसन निजामी की जो ताजुल मासिर थी, उसमें आप लिखेंगे, जिसमें मोहम्मद गोरी और कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियों का संकलन था। आप उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली में अपना शासक बने तो उसी समय हसन निजामी ने उनके दरबार में शरण ली थी। ठीक है, तो हसन निजामी ने अपने लेखों में कविताओं, रूपक और अलंकार, देखिए यहाँ लिखा होगा कि कविता, रूपक और अलंकार, उपमा अलंकार का प्रयोग किया था। और कभी कभी चूँकि जब आप अपने राजा की प्रशंसा करते हैं ना, जैसे अब मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नरेंद्र मोदी के भक्त होंगे, मतलब प्रशंसक होंगे, सॉरी प्रशंसक होंगे, कुछ लोग कांग्रेस के नेताओं के प्रशंसक होंगे। तो जब प्रशंसक आप होते हैं तो कुछ लोग डाई हार्टेड फ़ैन होते हैं। जब डाई हार्टेड फ़ैन होते हैं तो उन्हें आलोचना से बिल्कुल मतलब नहीं होता, वो प्रशंसा करते हैं, और प्रशंसा करने में कभी कभी अतिशयोक्ति हो जाती है। तो वहाँ भी यही होता था कि वो उनके बारे में कभी कभी बढ़ा चढ़ा के चीज़ों को बताया जाता था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, मिनहाज सिराज। ठीक है, अब मिनहाज सिराज की बात करेंगे। और सबसे बड़ी ये बात ये थी कि जो मिनहाज सिराज का लेखन था वो मुस्लिम शासकों के जो न्यायवादी और व्यवसायिक प्रशिक्षण था उससे बहुत प्रभावित था। तो इन सारी चीज़ों को भी आप उसमें बताएंगे। और उसके बाद ये बताएंगे कि मिराज सिराज जो थे वो रजिया सुल्तान के समय दिल्ली में मदरसा नासिरी के मुखिया पद पर नियुक्त किए गए थे। ठीक है, और नसीरुद्दीन मोहम्मद का जो वो था उसके समय में इन्होंने लिखना शुरू किया था, मिनहाज सिराज ने। तो ठीक है, और मिनहाज सिराज बहुत फेमस वो थे, तो प्लीज़ आप इनके बारे में थोड़ा देख लीजिएगा और इनको आपको लिखना है। उसके बाद फिर हम जब शुरू करते हैं 14वीं शताब्दी की बात करते हैं, उसमें अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी, इब्न बतूता, इन सब की बात आती है। अब आप बिल्कुल इसको भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि आपको इसमें भी लिखना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो के बारे में भी थोड़ा सा आप लिखिएगा कि इनका जन्म 1252 में उत्तर प्रदेश के एटा ज़िले में हुआ था। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि इल्तुतमिश के समय में उनके उच्च पद पर ये थे, और ये सल्तनत काल की बात है। तो भी आप इनको थोड़ा सा लिखेंगे कि इसमें कि अमीर खुसरो एक महान साहित्यकार, इतिहासकार और कवि थे। चूँकि इन पर टिप्पणी करनी है तो आप इसको थोड़ा सा इन सब के बारे में ज़रूर लिखेंगे। ठीक है, और फिर आप बताएंगे कि अमीर खुसरो ने हसन निजामी के खंबे के आधार पर 5 ग्रंथों की रचना की थी, जिसमें मतलाउल अनवार, उसमें ईश्वर की भक्ति और विचार का उल्लेख था। ठीक है, उसके बाद खुसरो सीरी, जिसमें खुसरो और सीरी की कहानी का वर्णन है। लैला मजनू की प्रेम पर आधारित रचना भी है। तो आईने अकबरी, ये सारी चीज़ें जिसमें सिकंदर का वर्णन किया जाता है। तो जो भी अमीर खुसरो की रचना है आप उसके बारे में सब कुछ लिखेंगे। ठीक है, मतलब जितना आप लिख सकते हैं। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट, जो सबसे लास्ट में इन्होंने लिखा था, तुगलकनामा, जिसमें अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया ये अंतिम ऐतिहासिक ग्रंथ था, जिसमें गयासुद्दीन तुगलक द्वारा, ठीक है, खुसरो खां के वध का वर्णन मिलता है। इसके अलावा इसमें गयासुद्दीन द्वारा खुसरो पर विजय का वर्णन भी मिलता है। तो ये सारी चीज़ें, और तारीख इलाही भी उन्होंने लिखी थी। तो जो भी चीज़ें थीं आप इन सब चीज़ों को भी लिख सकते हैं। उसके बाद फिर आप चाहो तो बीच में अगर आपको समझ में आता है कि एक दो और हों तो उनके बारे में लिख सकते हो, नहीं तो आप फिर आ जाओगे बर्नी। अब बर्नी के बारे में आते हो, क्योंकि तारीख़ फिरोज़ा शाही और फतवाए जहाँदारी, ये 2 ग्रंथ जो जियालुद्दीन बर्नी के थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो आप इनके बारे में लिखोगे। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट तो बर्नी ने ये कहा था कि एक इतिहासकार को सत्यवादी, निर्भीक और ईमानदार होना चाहिए। ठीक है, तो और
इन्होंने जो तारीख़ फ़िरोज़शाही के लेखन में जो ऐतिहासिक सूचनाएं दी थी, उन्हें उसने बलबन के वजीर ख्वाजा जकी, अमीर खुसरो और मिलन करावेग से प्राप्त की थी। इसका मतलब है कि ये कुछ ऑथेंटिक भी हो सकती हैं, ठीक है। तो आप इसके बारे में भी लिखोगे। और उन्होंने सिर्फ ये थोड़ा सा निर्भीक थे, अब चूंकि ये कहते थे तो उन्होंने ये भी कहा था, मतलब जियालुद्दीन बरनी के बारे में बात कर रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा था कि इतिहासकारों का कार्य शासकों के सिर्फ अच्छे कार्यों का ही वर्णन करना नहीं होता, बल्कि शासकों के अवगुणों, नैतिक कार्यों, अनैतिक कार्यों और असफलताओं का तार्किक लेखन करना भी इतिहासकार का मतलब इतिहासकार की जिम्मेदारी होती है। तो ये सारी चीज़ें भी उन्होंने वो की थी। और आप चाहो तो थोड़ा सा इब्न बतूता का जो रहला है, जिसमें यात्रा वृत्तांत के बारे में बात बताया गया है, आप ये भी उसमें लिख सकते हो, ठीक है। तो मतलब मेरे हिसाब से इतना बहुत हो गया। उसके बाद आप निष्कर्ष लिखिए, ठीक है। तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो चूँकि 3 क्वेश्चंस यहाँ पे थे, 3 क्वेश्चन इसमें, तो 6 क्वेश्चन हो गए हैं। और नेक्स्ट जो मैं मतलब एक और वो करूँगा, फ़िलहाल बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे कि सर MHI 06 का बताइए, तो MHI 06 का ही नेक्स्ट हम बनाएंगे कि जून 2020 में जो भी क्वेश्चंस आए थे उसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। इसी तरह से हम 3 साल का करेंगे, कोशिश रहेगी कि हर बुक से कवर हो जाए। तो आप इस चीज़ से निश्चिंत रहिए, एग्ज़ाम तक आते आते आपके मैक्सिमम टॉपिक कवर हो जाएंगे। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया कीजिए, लाइक किया कीजिए अगर सही लगे तो, ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे ऐसे काम करने का। ओके, कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।